हाँ जी, देखो, जब हम बात करते हैं ना बजट की, तो लोग सोचते हैं कि बजट एक लिमिट है कि हम कितना एक्सपेंस कर सकते हैं। नहीं, बजट लिमिट नहीं है। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो बताती है कि हमारी एंटीसिपेटेड रिसीट्स कितनी है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है। मतलब हमें कहाँ से पैसा आना है और हमारा कहाँ पे खर्चा होने वाला है। इसके लिए जो हम एक प्रोजेक्शन बनाते हैं उसे बजट कहते हैं। अब मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ना एक बजट बना रखा है एक बच्ची का, दैट इज हर्शीज बजट। अब मैंने क्या करा, मैंने हर्षी से पूछा, हर्षिता से, कि बेटा तुम्हें पैसे कहाँ कहाँ से मिलते हैं एंटीसिपेटेड। तो उसने कहा पापा 15,000 दे देते हैं, मम्मा 5,000 दे देती है, दादू दादी से इतने मिल जाते हैं, मिसलेनियस इतने मिल जाते हैं। शी इज अ रिच गर्ल, इतने तो मैं नहीं कमाता। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, खाने पीने पे वो कह रही है मेरा 5,000 खर्चा हो जाता है। ठीक है, कपड़े एंड एसेसरीज में मेरे 15,000 लग जाते हैं, मिसलेनियस 5,000। तो ये तो था हर्षी का बजट। जब हम बात करते हैं पूरे देश का बजट बनाने की, तो हम क्या करेंगे, देश की पूरी रिसीट्स लेंगे और देश का पूरा एक्सपेंडिचर लेंगे। तो जरा डेफिनेशन को देखते हैं। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, डेफिनेशन में पहली बात आई एनुअल। एनुअल का मतलब क्या हुआ, दैट दिस इज मेड ऑन ईयरली बेसिस, शोइंग एंटिसिपेटेड रिसीट। जो शो करती है एंटिसिपेटेड रिसीट। देखो ये रिसीट मिली नहीं है, एंटिसिपेट करें कि ये रिसीट हमें मिलेंगी। एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट का कितना खर्चा इस साल होने वाला है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ये बात समझ आती है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। देखो सीधा हम बजट पे आ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट बजट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए, जिन्हें, हाँ, जो पॉइंट हमें नोट करने होते हैं। पहली चीज, इट इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। डेफिनेशन ने ही कहा था गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एंटीसिपेटेड रिसीट्स, कि कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ कहाँ खर्चा होने वाला है ऑन एंटीसिपेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से खत्म कब होता है? 31 मार्च में। 1 अप्रैल टू 31। तो फॉर एनुअल बेसिस इट इज प्रेजेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। पहले अरुण जेटली थे, करंटली कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है। गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी। पहले लास्ट वर्किंग डे था, अब फर्स्ट वर्किंग डे। और इम्प्लीमेंट कब से होता है? फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब गवर्नमेंट बजट के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनियन बजट, एक मतलब जो नॉर्मल बजट होता है जो ईयरली प्रेजेंट होता है, जो 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। स्टेट बजट और म्युनिसिपल बजट। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? हेलो? नो। देखो, गवर्नमेंट बजट इज ऑल अबाउट दिस चार्ट। अगर आपको ये चार्ट समझ आ जाता है ना, तो आपको एक तरीके से गवर्नमेंट बजट समझ आ जाता है। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट बजट क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि ये एक स्टेटमेंट है जो क्या शो करती है, एंटीसिपेटेड रिसीट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमने लिखा रिसीट और यहाँ लिखा एक्सपेंडिचर। ओ मैं गिव मी 1 सेकेंड। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट बजट के 2 पार्ट्स हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब रिसीट्स कौन सी रिसीट्स हैं? एंटीसिपेटेड। और एक्सपेंडिचर कौन से हैं? एस्टिमेटेड, जो खर्चा होने। हम रिसीट्स को ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। ठीक है बच्चे, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर ह्यूमैनिटीज? कॉमर्स। तो बच्चे आप बता सकते हो रेवेन्यू आइटम्स कौन सी होती हैं? हम्म देखो, कैपिटल आइटम वो आइटम्स होती हैं विच अफेक्ट द स्टेटस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। और रेवेन्यू आइटम्स वो आइटम होती हैं विच डू नॉट अफेक्ट स्टेटस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ठीक है। कैपिटल रिसीट, रिसीट का मतलब क्या होता है? पैसे का आना। अब पैसा आपको कब आएगा? जब आप असेट बेचोगे या खरीदोगे।
तो आपको पैसा तब आता है जब आप एसेट को बेचते हो, ठीक है, खरीदोगे तो पैसा जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है दैट कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट विच सॉरी विच ईदर रिड्यूस असेट और इंक्रीज लायबिलिटी। या तो देखो, अगर आपका कोई एसेट आप उसे बेच देते हो तो आपको पैसे आते हैं, या फिर आप कोई लोन ले लेते हो, मतलब आप एक लायबिलिटी ले लेते हो तो आपको पैसे आते हैं। तो दीज आर कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? विच ईदर रिड्यूस असेट और इंक्रीज लायबिलिटी। बच्चे बात समझ आती है? रेवेन्यू रिसीट मतलब ना असेट कम हो रहे हैं ना लायबिलिटी बढ़ रही है, पर पैसे आ रहे हैं। ना असेट कम हो रहे हैं ना लायबिलिटी बढ़ रही है। जैसे देखो, अगर कोई बंदा कहीं जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है तो उसके असेट कम नहीं होते, लायबिलिटी नहीं बढ़ती, पर उसको पैसे मिलते हैं, तो दे आर रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो होती है ना वो असेट कम करती है ना वो लायबिलिटी बढ़ाती है, पर फिर भी हमें उसके पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब जरा हम एक एक करके रेवेन्यू रिसीट समझते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स पता है बच्चे आपको क्या होता है? बताओ बताओ। देखो, टैक्स वो चीज होती है जो पैसे गवर्नमेंट हमसे लेती है और जिसके बदले हमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। कहते हैं टैक्स इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट। इट इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट, मतलब कि हम चाहें भी ना तो इससे बच नहीं सकते। इट इज अ लीगली कंपल्सरी पेमेंट imposed by government on profits of individual on profits of individual or company without reference to any benefit, without reference to any benefit। गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है, उसके बदले कुछ देती है? अब तुम बोलोगे कि नहीं, हाँ सर देती है, गवर्नमेंट ब्रिजेस बनाती है, डैम बनाती है। बेटा वो देती है, वो उसके बदले नहीं देती। ऐसा नहीं होता कि आपने टैक्स दिया तो अब गवर्नमेंट आपको ये बना के देगी, आपने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट अब आपको ये बना के देगी। वो तो गवर्नमेंट देती ही देती है, ये गवर्नमेंट का काम है, पर वो टैक्स के बदले नहीं देती। ऐसा नहीं है कि मैं टैक्स ज्यादा देता हूँ आप टैक्स कम देते हो तो गवर्नमेंट मेरे को सर्विसेज ज्यादा देगी आपको कम देगी। वो तो सबको ही देती है। कोई जीरो टैक्स दे रोड तो उसके लिए भी है। तो टैक्स के बदले कुछ नहीं मिलता। टैक्स वो पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे ले लेती है और उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। अब आगे जाके हम एक चीज और देखते हैं कि टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप। टैक्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको इनमें डिफरेंस पता है? देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बर्डन एंड पेमेंट, बर्डन एंड पेमेंट ऑन सेम शोल्डर। जैसे अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ही टैक्स दूंगा, ठीक है, मैंने टैक्स भी मैंने ही देना है, मेरी जेब से जाना है, और डिपार्टमेंट को जमा भी मैं ही करा के आऊंगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इट इज ऑन डिफरेंट शोल्डर। जैसे आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो, अब आप मेरे से जो कोचिंग ले रहे हो तो सर्विस आप ले रहे हो। अब आप सर्विस ले रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और आप बकायदा जीएसटी पे कर रहे हो। आपकी जो फीस है उसमें से जीएसटी जाएगा, जीएसटी के पैसे जाएंगे, पर बर्डन किसकी जेब पे पड़ रहा है? आपकी। पेमेंट कौन करके आ रहा है? मैं। तो बर्डन एंड पेमेंट ऑन डिफरेंट शोल्डर। रिटर्न मैं फाइल करूंगा जीएसटी की, जेब से आपके जा रहा है, मैंने फीस में आपसे कलेक्ट करा है। तो हियर बर्डन एंड पेमेंट इज ऑन डिफरेंट शोल्डर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स होता है। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। आप रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हो, टैक्स आप देते हो, आपके पिज्जा के ऊपर टैक्स के रेट लगे होते हैं, पर जमा कौन करा के आता है? डोमिनोज वाले। आप थोड़ी जाते हो गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए। तो बर्डन एंड पेमेंट ऑन डिफरेंट शोल्डर। देखो, it is a legally compulsory payment imposed by the government on profits of individual or company without reference to any benefit।
Direct tax, it is a tax in which burden to pay and payment is on same shoulder. Indirect tax is a tax in which burden to pay and payment is on different shoulder. ये बात समझ आती है बच्चे? गुड. अच्छा, अब अगर हमें ये बात समझ आती है तो फिर लगे हाथ हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी देख लेते हैं. देखो, पहला पॉइंट तो डेफिनेशन हो गया. Direct tax is a tax in which burden to pay and payment on same shoulder. It is a tax in which burden to pay and payment on different shoulder. Direct tax are progressive in nature. अब प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि देखो, अगर कोई बंदा 2.5 लाख तक कमाता है तो यानी वो कम कमा रहा है, उससे नोट है. अगर कोई 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा रहा है तो उससे ले लिया 5%. कोई 5 लाख से 10 लाख कमा रहा है, उससे ले लिया 20%. कोई 10 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है, उससे ले लिया 30%. तो दिस इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये टैक्स बढ़ता जाता है और इट इज फिक्स्ड इन नेचर. इसे हम फिक्स्ड इन नेचर भी कहते हैं और हम प्रोपोर्शनल इन नेचर भी कहते हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज बेसिस पे होता है, ये चेंज नहीं होता. अच्छा, इट्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड. इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, पर इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है. एक बात बताओ, आप मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, सर्विस मैं ले रहा हूं या आप ले रहे हो? तो सर्विस आप ले रहे हो तो जीएसटी आपको देना चाहिए मुझे. पर हम जो आपसे फीस लेते हैं उसमें हम आपसे जीएसटी एक्स्ट्रा थोड़ी मांगते हैं. हम फीस में इंक्लूसिव लगा लेते हैं. ठीक है, हम जो फीस लेते हैं उसमें से जीएसटी हम पे कर देते हैं, तो बर्डन हम अपने ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं. शिफ्ट तो असल में कुछ भी नहीं करते, वो प्राइस के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, बट आपसे अलग से टैक्स नहीं लेते. ठीक है. इट इज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स, इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस. और इसके एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. इसका एग्जांपल क्या है? जीएसटी. अब जीएसटी रह गया ना, सारे कवर हो गए, वरना वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सारे इसके एग्जांपल थे. ये बात समझ आती है बच्चे? अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट में हमें टैक्स समझ आ गया. टैक्स के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया. अब हमारा जो अगला फोकस है वो है नॉन टैक्स रिसीट. तो नॉन टैक्स रिसीट कौन सी होती है? रिसीट अदर देन टैक्स रिसीट्स आर नॉन टैक्स रिसीट्स. Receipts other than tax receipt which neither reduce asset nor increase liability are non-tax revenue. इसमें कौन से पैसे आते हैं? फीस, फी, फाइन. अगर हम कोई गलती करते हैं तो पुलिस वाले अंकल जो होते हैं, जो हम पे वो फाइन लगा देते हैं, वो फाइन. ठीक है, एक सेकंड रुको. दैट फाइन, इंटरेस्ट, पीएसयू जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका प्रॉफिट, जो गवर्नमेंट को रेंट आता है, पूरा सीपी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को रेंट जाता है उसका. एसचीज, एसचीज क्या होती है? अगर, लिसन टू मी केयरफुली, अगर कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है विदाउट अ लीगल हेयर और विदाउट अ विल, तो उसके जो पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट को चले जाते हैं. अगर कोई बंदा बुढ़ा हो गया, वो मर गया और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उसके पैसे गवर्नमेंट को चले जाते हैं. तो दैट इज एसचीज. स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट ने आपके एरिया में कोई काम करा, उस वजह से आपको फायदा हो गया, आपका बिजनेस है, आपको फायदा हो गया. गवर्नमेंट ने हाईवे बना दिया या कुछ बना दी या मेट्रो बना दी, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसे मांग सकता है. दैट इज एसटी. फिर होता है फोर फीचर. फोर फीचर की स्पेलिंग गलत रखी है इस बच्चे ने. फोर फीचर होता है कि अगर आपने कोई गलती करी है तो गवर्नमेंट आपके चीजों को जब्त कर लेगा. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की टुवर्ड्स आपके पैसे ड्यू हैं और इसीलिए गवर्नमेंट आपकी चीजों को जब्त कर लेगा, और उस जब्त करके चीजों को जो पैसे मिलते हैं दैट इज फोर फीचर. ये बात समझ आती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू से क्लियर होती है? बेटा हम गवर्नमेंट बजट बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट का कहाँ खर्चा होता है. हम अपने घर के खर्चों की बात नहीं कर रहे. देश का गवर्नमेंट, देश की रिसीट्स और देश के एक्सपेंडिचर. अब हम आते हैं कैपिटल रिसीट्स. कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट कौन सी होती हैं? विच ईदर रिड्यूस असेट और इंक्रीज लायबिलिटी. तो गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं कहाँ से? बोरिंग. अच्छा, एक बात बताओ, बोरिंग करने से
असेट कम होता है या लाइबिलिटी बढ़ती है? लाइबिलिटी बढ़ती है। डिसइन्वेस्टमेंट करने से असेट कम होता है या लाइबिलिटी बढ़ती है? असेट कम होता है बेटा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, उसे बेच दिया। अब असेट कम। अगर हमारी कोई इन्वेस्टमेंट थी, हम मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी कुछ शेयर्स में, वो मैंने सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, तो मेरे असेट्स कम हो गए ना। रिकवरी ऑफ लोन से भी असेट कम होता है। कैसे? जैसे मैंने अगर आपको लोन दिया है, तो आपको लोन दिया, आपने मेरे से लोन लिया, तो आप मेरे असेट्स में आओगे, लाइक अ इन्वेस्टमेंट। और जब मैं आपसे वो लोन के पैसे वापस ले लेता हूँ, रिकवर कर लेता हूँ, तो अब मेरा एक असेट कम हो जाएगा। कैश तो आएगा, कैश को हम असेट नहीं मानते, कैश को हम रिसीट मानते हैं। रिसीट कैसे हुई है? जब हमारा असेट कम हुआ। ये बात क्लियर होती है? तीनों पॉइंट। चलो, फिर आते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वही जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को अफेक्ट करें। तो अगर आप कैपिटल खर्चा करोगे तो असेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी कम होगी? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा? ना ही असेट बढ़ेगा, नीदर असेट इंक्रीज नॉर लाइबिलिटी रिड्यूस। अब देखो गवर्नमेंट कैसे खर्चे करती है, क्या क्या खर्चे करती है। गवर्नमेंट जो खर्चे करती है उन्हें हम कहते हैं फिक्स। पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट, सब्सिडी, सैलरी। इन किसी भी चीजों से गवर्नमेंट का कोई एसेट बढ़ रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना गवर्नमेंट बुड्ढों को पेंशन दे रही है, अब कह रही है बुड्ढों को चलो अपना सामान मुझे दे के चले जाओ। गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है ना। ग्रांट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, आजकल दे रही है, सब्सिडी को एसेट थोड़ी बढ़ रहा है। सैलरी दे रही है, तो इनसे ना एसेट बढ़ता है ना लाइबिलिटी कम होती है। ठीक है, कोई बुड्ढों से कर्जा थोड़ी ले रखा था जो पेंशन के नाम पे वापस कर रहे हैं। तो इट नीदर इंक्रीज असेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। कैपिटल। अब गवर्नमेंट के कैपिटल खर्चे कौन से होते हैं? कैपिटल खर्चे में सबसे पहले आता है लोन टू स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लोन दे दिया। लोन टू फॉरेन, क्या कहते हैं, लोन टू पीपल इन फॉरेन कंट्री या लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, इन सब चीजों से गवर्नमेंट का असेट बढ़ता है। और फिर लास्ट आती है रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था और वो लोन वापस कर दिया, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो। आती है बात समझ बच्चे? ओके, सो दिस इज योर गवर्नमेंट बजट। एक बार इसका ओवरव्यू दूं तो गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट, रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट दो तरीके की, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल रिसीट विच ईदर रिड्यूस असेट और इंक्रीज लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट इज अ रिसीट which neither reduce asset nor increase liability. Capital expenditure is expenditure which either increase asset or reduce liability. और revenue expenditure is expenditure which neither increase asset nor reduce liability. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स क्या होते हैं? लीगल कंपलसरी पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को देनी है। ठीक है। और टैक्स दो तरीके का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन एंड पेमेंट सेम शोल्डर तो डायरेक्ट टैक्स, डिफरेंट शोल्डर तो इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में फी, फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, पीएसयू का प्रॉफिट, चीट, स्पेशल असेसमेंट, फोर फीचर। ठीक है। यहाँ पे बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी लोन। बोरिंग से लाइबिलिटी बढ़ती है, डिसइन्वेस्टमेंट से असेट कम होता है, रिकवरी ऑफ लोन से असेट कम होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनसे ना असेट बढ़े ना लाइबिलिटी घटे, यानी कि पिग्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनसे या तो असेट बढ़े या लाइबिलिटी कम। ठीक है बच्चे, पूरा बजट समझ आता है? अब देखो, अगर हम डिफरेंस देखें रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का, तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन हो गया। इट नीदर रिड्यूस असेट नॉर इंक्रीज एनी लाइबिलिटी। कैपिटल, इट ईदर रिड्यूस असेट और इंक्रीज लाइबिलिटी। दीज आर रेगुलर, ये बार बार आती रहती है, ये वन टाइम होती है। एक असेट को एक ही बार बेचोगे ना, बार बार थोड़ी बेच दोगे। फिर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक, ये वापस नहीं करने पड़ते गवर्नमेंट को। पर कुछ सिचुएशन में इन्हें पे बैक करना पड़ता है, वो होती है जैसे कि बोरिंग। अगर आप बोरिंग करोगे आज नहीं तो कल तो आपको वापस करनी पड़ेगी, तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक। डिफरेंस क्लियर होता है बच्चे?
revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure which neither create nor reduce any liability. Neither create asset nor reduce any liability. It either increase asset or reduce liability. Definition होगी. Again वही, it is regular recurring, it is non recurring. फिर ये नॉर्मल फंक्शनिंग पे होता है गवर्नमेंट की, ये असेट्स को एक्वायर करने के लिए या लाइबिलिटीज को मीट अप करने के लिए. थर्ड पॉइंट एम ही बनाया हुआ. ये भी डिफरेंस समझ आता है बच्चे? कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत? देखो, अगर हमारा बजट बैलेंस्ड है, बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है कि जहां पे रिसीट्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर. वैसे ये चीज आएगी नहीं पेपर में, बट ठीक है हम नॉलेज के लिए कर लेते हैं. जहां पे रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर. अब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर अगर बराबर होते हैं तो इसके कुछ फायदे, कुछ नुकसान. अब फायदे क्या? इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मतलब गवर्नमेंट को किसी से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना खर्चा पूरा करने के लिए रिसीट्स है. और अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. मतलब गवर्नमेंट जो है वो बेकार के खर्चे इस टाइम पे नहीं कर रही. तो इट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट ने बेकार के खर्चे रोक रखे हैं. ठीक है. पर गवर्नमेंट बताओ, जहां पे भी खर्चे जो यूजफुल नहीं लग रहे उन्हें रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने. जो लगता है कि ये नहीं भी करते तो चल जाता, जैसे कोई मूर्ति बनवा दी, कुछ कर दी. अब जैसे एक बना दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इतने हजारों करोड़ का, उससे सोचो कितने लोगों को खाना खिला दिया जा सकता था, कितने हॉस्पिटल बन जाते. तो जब गवर्नमेंट बैलेंस बजट करने की कोशिश करती है तो ये बेकार के खर्चे हटा देती है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है? सारा का सारा गवर्नमेंट खर्चा लोगों के भले के लिए ही करती है ना. गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा होता है वो लोगों के भले के लिए होता है. अब अगर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रिसीट इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाए, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रोक रही है. जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रोक रही है, वो लोगों के भले के लिए था, तो इससे लोगों का वेलफेयर रुक रहा है, रिस्ट्रिक्टेड सोशल वेलफेयर. फिर जब गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे अब गवर्नमेंट कुछ भी करती है, कोई भी खर्चा, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ब्रिज बनाए, डैम बनाए, लोगों को नौकरी मिलती है, लोगों के पास पैसे आते हैं, लोग उन पैसों को फर्दर स्पेंड करते हैं, तो देश में और पैसा आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. तो जब गवर्नमेंट इन खर्चों को रोकती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाती है. तो हिंडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये बात समझ आती है? ठीक है. चलो, अब देखो, अगर बजट अनबैलेंस्ड है, अगर बजट अनबैलेंस्ड है, यानी कि रिसीट्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो या तो रिसीट्स मोर देन एक्सपेंडिचर होंगी या रिसीट्स लेस देन एक्सपेंडिचर होंगी. रिसीट्स मोर देन एक्सपेंडिचर होती हैं तो उसे कहते हैं सरप्लस बजट. बस तुम्हें इसमें इतना पता है, पता करना है दैट व्हेन गवर्नमेंट एंटीसिपेटेड रिसीट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, द बजट इज सेड टू बी सरप्लस बजट. ये बात समझ आती है इतनी सी? ओके, आगे बढ़ते हैं हम. डेफिसिट बजट. डेफिसिट बजट हमें ध्यान से करना है, ये इंपॉर्टेंट है. सरप्लस इंपॉर्टेंट नहीं था. ये तब आता है व्हेन रिसीट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर. व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रिसीट, द बजट इज सेड टू बी डेफिसिट बजट. ठीक है. अब ये सब नहीं करना, बस इतनी सी लाइन. अच्छा, अब मैंने ना डेफिसिट की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इम्प्लीकेशन दे रखी है. इम्प्लीकेशन हमारे कोर्स में नहीं, हमें सिर्फ डेफिनेशन करनी. तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है. रेवेन्यू डेफिसिट होता है, देखो, तुम्हारे पास नोट्स है ना बच्चे? नोट्स में देखो बच्चे, आपने देखा होगा कि जैसे जो अपने गवर्नमेंट बजट पूरा बना हुआ है, तो गवर्नमेंट बजट के पार्ट हैं रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर. ये रुक जाओ, नहीं शो. ये ये चीज है रेवेन्यू रिसीट, ये चीज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट,
तो आता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब अगर मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 10,000, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 10,000, रेवेन्यू रिसीट है 8,000, तो बताओ डेफिसिट आएगा? अगर रेवेन्यू खर्चा है 10,000, रेवेन्यू रिसीट है 8,000, तो बताओ रेवेन्यू डेफिसिट आएगा? कितने का आएगा? 2,000। तो हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा और 2,000 का आएगा। तो व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट, तो उस चीज को हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। उस चीज को हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इट रेफर्स टू excess of total revenue expenditure of government over total revenue receipts, and it is computed how? Revenue expenditure minus revenue receipt। जो आपने भी करा, क्या करा आपने? 10,000 माइनस 8,000 और 2,000 आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, अब हम अगले डेफिसिट पे चलते हैं। अगला डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में परफॉर्मेंस कैसी चल रही है गवर्नमेंट की, वो इस डेफिसिट से पता चलती। देखो, अब इस डेफिसिट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रिसीट से ज्यादा है तो ये डेफिसिट आता है। पर अब एक बात है, असल में टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट बराबर होते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट बजट बनाती है, गवर्नमेंट अपना खर्चा लिखती है। अगर गवर्नमेंट ने खर्चा लिखा 50,000, तो गवर्नमेंट रिसीट भी तो 50,000 तैयार रखेगी, ठीक है? पर इन सारी रिसीट्स में एक रिसीट नकली है, दैट इज बोरिंग। बोरिंग कोई रिसीट नहीं है, बोरिंग कोई पैसे कमाने का तरीका नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर में से एक, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट में क्या डिफरेंस है। और टोटल रिसीट भी पूरी टोटल रिसीट नहीं, उस टोटल रिसीट में से हम एक्सक्लूडिंग बोरिंग लेते हैं। कहते हैं बोरिंग को हटा दो, क्योंकि बोरिंग कोई रिसीट नहीं है, बोरिंग कोई पैसे कमाने का तरीका नहीं है। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग से, तब आता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तब आता है फिस्कल डेफिसिट। जैसे कि अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है 50,000, हमारी टोटल रिसीट, अगर हमारी टोटल रिसीट वो भी है 50,000, क्योंकि बजट तो बैलेंस ही होगा, और हमारी बोरोइंग्स वो है 10,000, तो बता सकते हो बच्चे फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? नहीं, 10,000। देखो, हम क्या करेंगे फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट माइनस करेंगे। कौन सी वाली? एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाली। तो टोटल एक्सपेंडिचर तो है 50,000, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग है 40,000, बोरिंग हटा दी तो 40,000 बची। तो 50,000 में से 40,000 गए, कितना बचा? 10,000। और बोरिंग कितनी थी? देखा, फिस्कल डेफिसिट जो है वो बोरिंग के बराबर होता है। अब ये भी सुनो क्यों होता है। देखो, हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिखा, अब हमने टोटल एक्सपेंडिचर लिखा, फिर हमने टोटल रिसीट चेक करी। हमने क्या देखा जब हम बजट बना रहे थे कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10,000 से ज्यादा है। अरे भैया, जब 10,000 से खर्चा ज्यादा होगा तभी तो हमने बोरिंग करी होगी, है कि नहीं? तभी तो बोरिंग करी होगी कि भैया ये कमी है, चलो ये बोरो कर लो। और जो बोरो करा वही तो डेफिसिट था। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। हम बोरो करते ही वही हैं जो हमारी कमी आती है। देखो, फिस्कल डेफिसिट, it is defined as excess of total expenditure over total receipts excluding borrow. Fiscal deficit is equal to total expenditure
minus total budgetary receipt excluding borrowing. और वी कैन से फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग प्लस बजटरी डेफिसिट। और देखो बजटरी डेफिसिट के साइड में जीरो लिखा है, क्योंकि बजटरी डेफिसिट कभी आता ही नहीं है। बजटरी डेफिसिट कब आएगा कि जब देश का बजट बने और टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा हो। ऐसा कभी बजट बना सकते हैं? बच्चे आप कहीं लास्ट घूमने कहाँ गए थे? चलो, आप गए थे स्विट्जरलैंड, पेरिस और एम्स्टर्डम। तो जब आप स्विट्जरलैंड, पेरिस और एम्स्टर्डम गए थे, तो आपके पापा ने जैसे मान लो अपना खर्चों का हिसाब लगाया, और लेट सपोज उन्होंने कहा कि 8 लाख का खर्चा होगा, हम 3 जने जा रहे हैं, तो ऐसा होगा कि वो 8 लाख रुपए लेके गए होंगे या 5 लाख लेके चले गए होंगे, और उन्होंने कहा होगा 3 लाख वहां पे जाके देख लेंगे, कहीं ना कहीं से तो पैसे आ ही जाएंगे। क्या किया था उन्होंने? जितना पूरा खर्चा होगा उतनी पूरी रिसीट्स पूरी करी होंगी। ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट, तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट किसी देश का बजट बनाती है और गवर्नमेंट देखते है कि खर्चा इतना आ रहा है, तो उसके बराबर रिसीट्स को भी तो अरेंज करेगी ना, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगी। तो बजटरी डेफिसिट कभी आता ही नहीं। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। ये बात समझ आती है? ठीक। नेक्स्ट चीज देखो, ईयर 2009 ना बहुत ही कमाल का साल था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट अपने बजट से ना काफी चीजें अचीव कर लेती है। इन्हें हम गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, बिकॉज फिस्क वर्ड मीन्स पर्स। तो गवर्नमेंट अपने पर्स यानी अपने बजट से काफी कुछ कर लेता है। क्या क्या कर लेता है? सबसे पहले री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज को री एलोकेट कर लेता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में सबसे ज्यादा आता है। अगर गवर्नमेंट को किसी चीज की प्रोडक्शन को इंकरेज करना, जैसे गवर्नमेंट खादी प्रोडक्ट्स को इंकरेज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उन चीजों पे सब्सिडी दे देती है और टैक्स रिलीफ दे देती है। और गवर्नमेंट कुछ चीजों को डिस्करेज करना चाहती है कि यार ये चीजें गलत है, तो गवर्नमेंट उन पे क्या कर देती है? हैवी टैक्स लगा देती है। आजकल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही करा ना, थोड़े दिनों पहले, याद? लिकर पे 70% टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये चीजें अच्छी नहीं है, पर फिर भी अगर आपको लेनी है तो भैया फिर टैक्स दे दो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हर देश में अमीर गरीब का गैप होता है, गवर्नमेंट कहती है इसे गैप को दूर करना। अब गवर्नमेंट इस गैप को कैसे दूर करती है? थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी। कैसे? देखो, गवर्नमेंट इम्पोज करती है हाई टैक्स ऑन रिच पीपल। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई बंदा मोर देन 10 लाख कमा रहा है, तो गवर्नमेंट उससे कहती है भैया तुम बहुत पैसे कमा रहे हो, तुम 30% दो। और अगर कोई बंदा 2.5 लाख से कम कमा रहा है, यार वो तो गरीब है, पूरे साल में इतना से ही कमा रहा है, गवर्नमेंट कहती है तुमसे मुझे कोई टैक्स नहीं चाहिए, निल, टैक्स रिक्वायरमेंट इज निल। ओके। फिर गवर्नमेंट गरीबों की मदद करती है। कैसे? गवर्नमेंट गरीबों को सब्सिडीज देती है, एमेनिटीज देती है। अब जो ये दिल्ली सरकार इतना ज्यादा गरीबों को पैसे दे रही है, 5,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को, 5,000 रिक्शे वालों को, बैटरी रिक्शे वालों को, राशन, सब कुछ इतना सब पैसा दे रही है, कहाँ से दे रही है? टैक्सेस से दे रही है ना। कह रही है अमीरों के पास पैसा है, वो रोटी खा सकते हैं, तो गरीबों को गवर्नमेंट पैसे दे देती है। ये पॉइंट समझ आता है बच्चे? स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी को भी बैलेंस में रखती है। अब इकोनॉमी को बैलेंस में कैसे रखती है? देखो, गवर्नमेंट बजट इज यूज टू प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर देखो एक्सेस डिमांड, मतलब इन्फ्लेशन आया है, लोग डिमांड बहुत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है और अपने खर्चे कम कर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर अपने कम कर देती है, अपनी रिसीट्स बढ़ा देती है। ठीक है, टैक्स बढ़ा देती है, लोगों के पास पैसे नहीं बचेंगे, खर्चे कम कर देती है ताकि लोगों के पास पैसे ना आए, डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट का खर्चा कम हो रहा है, रिसीट बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ना। तो इसे कहते हैं गवर्नमेंट की सरप्लस बजट पॉलिसी। और जब गवर्नमेंट देखती है कि डेफिशिएंट डिमांड है, चीजें बिक ही नहीं रही क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देती है ताकि लोगों के हाथ में पैसे आए, और टैक्स कम कर देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिसीट कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं गवर्नमेंट फॉलो करती है डेफिसिट बजट पॉलिसी।
ये बात समझ आती है बच्चे? ओके। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, गवर्नमेंट उन्हें भी मैनेज करती है। गवर्नमेंट के अपने ओन एंटरप्राइज हैं, जैसे सेल, भेल, गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गवर्नमेंट के इनके जितने भी खर्चे होते हैं, द these are managed by government, their expenditures and revenue are accounted in government budget। इनके सारे खर्चे गवर्नमेंट बजट में जाते हैं, इनकी सारी रिसीट गवर्नमेंट बजट में जाती है। सिंपल पॉइंट था, गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है, मेंटेन करती है। फिर एक अच्छा पॉइंट आता है एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन जीडीपी, मतलब देश की नेशनल इनकम बढ़ाना। देश की नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ जाए। तो बजट कैन बी इफेक्टिव टू इंश्योर कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ग्रोथ बढ़ानी है तो गवर्नमेंट लोगों को इंकरेज करती है। गवर्नमेंट कहती है टैक्स रिबेट ले लो, इंसेंटिव ले लो। तुमने क्लास 11th के अंदर बीएसटी में एमएसएमई एक्ट पढ़ा था, उसमें देखा था इंसेंटिव दे। तो गवर्नमेंट ना अलग अलग इंसेंटिव देती है, जैसे लैंड सस्ते रेट पे दे देती है, वाटर बिल माफ कर देती है, टैक्स माफ कर देती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। ठीक है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे करती है। गवर्नमेंट खर्चा करती है ताकि लोगों के लिए प्रोडक्शन करना आसान हो जाए और देश में प्रोडक्शन बढ़े। पर जब गवर्नमेंट ये खर्चा कर रही होती है, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। However, before planning such expenditure, rebates and subsidies, government should check the rate of inflation and tax rate also, as there is a risk of debt trap। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट खर्चे इतने ज्यादा कर दे कि इन्फ्लेशन ही आ जाए और वो खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ जाए, तो गवर्नमेंट ही डेट ट्रैप में फंस जाए।